नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की क्लास 6 जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे वो 4 चरण दिए थे, और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जो है हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। अवस्था का सिद्धांत इसलिए कि इसमें जो है जीन पियाजे ने बच्चों की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें जो पहली अवस्था है वो है संवेदी मोटोर अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय कामक अवस्था। ये सब इसी के ही नाम है, ठीक है ना। तो ये जो चलती है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है बच्चे में। इसमें जो बच्चे में जो है जो विशेषताएं होती हैं बच्चों की इस अवस्था की, वे हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करना, वस्तुओं की निरंतरता, सॉरी निरंतरता है, ठीक है ना, निरंतरता या वस्तु स्थायित्व, परिवर्तित क्रिया, जे किसी चीज़ को बार बार करना, अनुकरण, है ना, का या मैं बोलना, ठीक है जी, और स्मृति मानसिक निरूपण। जैसे पहले कह सकते हैं कि भाई एक बार इसको समझ लो थोड़ा सा, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता क्या है ना। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है कि बच्चे में कोई भाषा का तो विकास इस उम्र में हो नहीं पाता है किसी भी तरह से, है ना, कि बच्चा कोई भाषा को बोल सके या अपनी ज़रूरतों को भाषा से बोल के बता सके, ठीक है। तो इस अवस्था में जो बच्चा है ना अपनी जो मतलब कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरत को जो है ना वो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार के द्वारा प्रकट करता है ना, क्रिया करके। जैसे कह सकते हैं कि बच्चा जो है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार में बच्चे का हाथ पैर मारना, ठीक है, अंगूठा चूसना, ये सब जो है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार ही होता है बच्चे का, है ना। तो इसमें जो है बच्चा जो है बस वो जो है अपनी जो जरूरत है या मतलब अपन कह सकते हैं अपनी आवश्यकता को जो है क्रिया के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है ना। अब भाई जैसे अंगूठा चूसना या कुछ निगलना, रोना और पीड़ा होने पर चिल्लाना, ये होते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। वस्तुओं की निरंतरता या वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं की निरंतरता या वस्तु स्थायित्व वो होता है कि जैसे बच्चा मान लो किसी खिलौने से खेल रहा है और वो खिलौना उसके हाथ से छूट के किसी पलंग के या खाट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। बच्चा उसे उठा के तो ला नहीं सकता है ना, लेकिन बच्चा इधर उधर हाथ पांव जरूर मारेगा और इधर उधर नज़र भी दौड़ाएगा, नाड़ को घुमा के, है ना, इधर उधर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि वस्तु तो मेरे हाथ में खिलौना तो नहीं है लेकिन वो है आसपास ही। इसी को जो है ना वस्तुओं की निरंतरता बोलते हैं। वस्तुओं का ना मतलब सामने ना होना लेकिन फिर भी उसका स्थायित्व बना रहना, ये होता है वस्तुओं की निरंतरता। या फिर कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो है भूख लगने पर रोने लगता है ना, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि रोने पर उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी, माँ उसकी आसपास ही कहीं है, जैसे ही वो रोएगा उसकी माँ आ जाएगी। ये भी वस्तुओं की निरंतरता है, वस्तु स्थायित्व होता है। और अगला लक्षण है इसमें परावर्तित क्रिया, किसी चीज़ को बार बार करना। परावर्तित क्रिया करने से मतलब है जब बच्चे में कोई क्रिया या बच्चा किसी कार्य को कुछ सीख लेता है ना तो वो उस चीज़ को बार बार करने लगता है, बार बार करता है। जैसे अंगूठा चूसना, है ना, ये परावर्तित क्रिया होती है। अनुकरण, अनुकरण में जो है बच्चा जो है ये कुछ शब्द जो है हमारे पीछे पीछे बोलने लगता है। जैसे वे बच्चे से कहते हैं माँ बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है हमारे पीछे पीछे, हमारी नकल करके। इसको अनुकरण बोलते हैं, ठीक है। अगला है स्मृति मानसिक निरूपण। बच्चा जो है अपने आसपास की जो वस्तुएं होती है ना उनका जो है अपने मस्तिष्क में जो है उनकी स्मृति बना लेता है, इसको बोलते हैं स्मृति मानसिक निरूपण। अगली अवस्था है पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, या संचालन पूर्व अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक काल अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है ना। इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, दूसरी है अतः परिज्ञ काल, ठीक है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें जो है पहली अवस्था में जो है सॉरी बच्चा जो है दूसरों के संपर्क से जो ज्ञान को ग्रहण करने लगता है, जैसे खेल के द्वारा, है ना, खेल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा जो बच्चे का जो है न भाषा का विकास या ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है। और इसमें जो है बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है ना, इस अवस्था में।
तो और इसमें जो बच्चे में जो लक्षण होते हैं इस अवस्था में वे होते हैं अविलोमता, संरक्षण का अभाव, सजीवता या जीववाद, अनुकरण, है ना, केंद्रीकरण, अपलटावी, ये जो होते हैं बच्चे में ये लक्षण होते हैं। तो चलो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अविलोमता, अविलोमता का मतलब है कि आपके द्वारा किसी चीज में किसी आकृति या किसी वस्तु में कोई छेड़छाड़ करने पर बच्चा मूल आकृति पर वापस नहीं आ पाता। जैसे आपने बच्चों को पहले वह बनाना सिखाया, फिर क्या बनाना सिखा दिया, ठीक है ना। यहाँ बच्चा जो है वह भूल जाएगा, क्या को याद रखेगा। अब बच्चे से आप पूछेंगे कि वह कहाँ है, तो बच्चा बता नहीं पाएगा कि वह कहाँ है। बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि इसको मिटाने के बाद वह बन जाएगा, नहीं, बच्चा इस आकृति को भूल जाएगा और बस अब उसके दिमाग में ये आकृति रहेगी। यानी बच्चा पिछली आकृति पर वापस नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं अविलोम्यता। संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव से मतलब है कि बच्चे में जो है जो बच्चा जो है अभी आकृति के साथ, जैसे मतलब अविलोमता और संरक्षण का अभाव थोड़ा थोड़ा दोनों जो सेम ही है लगभग लगभग। इसमें जो है आप बच्चे के सामने जैसे कोई रेखा बनाई और उसके बाद उस रेखा के बाद एक रेखा और खींच के जो कोण बना दिया आपने, है ना, तो बच्चा जो है मूल आकृति यानी वापस रेखा पर नहीं जा पाएगा। वो आप उससे पूछोगे हमारी पहली रेखा कहाँ है, तो बच्चा इसमें बता नहीं पाएगा, है ना, वो बस पूरे कोण को बता पाएगा, पूरे कोण पर उसका जो ध्यान होगा, ठीक है ना। बच्चा जो है वापस इस रेखा पर ये नहीं बता पाएगा कि एक यह सीधी सरल रेखा है, वापस इस पे नहीं आ पाएगा, इससे मतलब कोण को बनने के बाद। ये होता है संरक्षण का अभाव। या आप कह सकते हैं कि बच्चे के सामने एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा रख दो और बच्चा जिस तरफ भी खड़ा होगा वो उसे उसी तरफ से बड़ा बताएगा। जैसे बच्चा छोटे डंडे की तरफ खड़ा है और आप उससे पूछोगे कौन सा डंडा बड़ा है, तो बच्चा जो है इस डंडे को बड़ा बताएगा, ठीक। ये होता है संरक्षण का अभाव। सजीवता या जीववाद, इसमें जो है सजीवता या जीववाद में जो है ना, बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं में ना या खिलौनों में सोचता है इसमें जीवन है, ये जिंदा है, मतलब जीवित है। बच्चे को लगता है आसपास या खिलौनों की वस्तुओं में जो है जिंदगी होती है, ये जीववाद होता है, ऐसे सजीवता कह सकते हैं। इसमें जो है बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में जो है अंतर नहीं कर पाता, है ना, ये होती है सजीवता या जीववाद। अनुकरण, यहाँ जो है बच्चे की अनुकरण में जो परिपक्वता आ जाती है, बच्चा जो है आपकी नकल से कुछ भी सीख सकता है या आपके अनुकरण के द्वारा, है ना, बच्चा कुछ भी सीख सकता है। ये होता है अनुकरण, नकल करना। अगला है केंद्रीकरण, अपलटावी। तो केंद्रीकरण का मतलब है किसी वस्तु के सामने होने पर जो है ना बच्चा, मान लो किसी वस्तु में जो कई गुण है, कई विशेषताएं हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान सिर्फ एक विशेषता पर ही जाएगा, बल्कि उसकी सभी विशेषताओं पर नहीं जाएगा। बच्चे का ध्यान सभी विशेषताओं पर ना जाकर सिर्फ एक विशेषता पर जाएगा, ये होता है केंद्रीकरण, ठीक है ना। और इस अवस्था में बच्चे में जो है भार, गुना, भाग, मतलब ये सब करने की जो है छोटी जो मेथड है उसकी जो है बच्चे में संक्रिया शुरू हो जाती है इस अवस्था में, ठीक। अगला है अपलाटवी। अपलाटवी का मतलब होता है जैसे आपने 4+6 करके बच्चों को बताया कि 4+6 10 होते हैं। अब आप बच्चों से पूछोगे कि 6+4 कितने होते हैं, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। आपने अंकों को ही अल्टा पल्टी करी, लेकिन बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो गया, वो बता नहीं पाएगा कि 6 और 4 10 होते हैं। इसी को अपलटावी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी अंगों या वस्तु के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे करने पर, छेड़छाड़ करने पर बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं अपलटावी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की जो अगली अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे ठोस अवस्था भी कहते हैं। यह 7 से 11 वर्ष तक बच्चे में होती है। तो इस अवस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं बच्चे में, इसमें जो है बच्चे में विलोमता आ जाती है, संरक्षण आ जाता है, गणितीय संक्रिया आ जाती है, श्रृंखला आ जाती है, समानता आ जाती है, क्रम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें चलो एक एक चीज करके देख लेते हैं। विलोमता ना, जैसे बच्चा वैसे क्या बनने पर वह पे वापस नहीं आ पा रहा था, इसमें वापस आ जाएगा। इसमें बच्चा बता देगा कि इस हिस्से को मिटाने पर हम मूल आकृति वह पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये होती है विलोमता। संरक्षण, इसमें बच्चे में संरक्षण का अभाव नहीं रहता है, संरक्षण की भावना आ जाती है। कैसे कि अब बच्चे को आप कहीं भी खड़ा करो, है ना,
कहीं भी खड़ा करो और उससे पूछो कि बड़ा डंडा कौन सा है, तो बच्चा आप बता देगा बड़ा डंडा ये है, ना कि वो अपने पास वाले को बड़ा बताएगा। इसको बोलते हैं संरक्षण। गणितीय संक्रिया करना, इस उम्र में जो है मतलब इस अवस्था में बच्चा जो है जोड़ भाग गुणा घटा है ना, माप तोल, इनकी सबकी जो है संक्रिया बच्चा सीखने लगता है। श्रृंखला, देखिए गणितीय संक्रिया तो आपको पढ़ा दी। श्रृंखला जो है, श्रृंखला में मतलब जो है बच्चा अब जान जाता है कि कोई भी पहाड़ा पहाड़ा नहीं होकर एक निश्चित क्रम का अंतर होता है। जैसे 4 का टेबल है ना, 4 का टेबल में जो है ये 4 का टेबल मतलब 4 के टेबल से पहले जो है ये एक निश्चित क्रम में है, निश्चित क्रम में बढ़ती हुई संख्या है निश्चित क्रम के अंतर से। तो इनमें सब में जो है 4 का अंतर है ना, 4 8 12 16। तो बच्चा अब इसको समझ जाता है, ठीक है ना, वो समझ जाता है कि ये पहाड़ा जो है पहाड़ा नहीं होकर एक निश्चित क्रम में बढ़ती हुई अंतरों का मतलब निश्चित अंतरों का क्रम है बढ़ता हुआ। ये होती है श्रृंखला, बच्चा इसको समझने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। सॉरी। अगला है हमारा समानता। समानता में जो है कह सकते हैं हम, समानता मतलब दो चीज़ों में मतलब समानता जो मैंने बताई अभी आपको कि दो वस्तुओं में अंतर और समानता यानी उसके गुण और दोषों को पहचानना समानता होता है ना। इसको वस्तु निष्पादन भी कहते हैं। जैसे बच्चे ने कौवा देखा, कोयल देखी, ठीक है ना, दोनों काले हैं, ये समानता है। लेकिन कौवे की आवाज़ सुनी फिर कोयल की आवाज़ सुनी, उनने दोनों की आवाज़ों में अंतर कर लिया, ये अंतर है। तो यहाँ पे वस्तुओं में अंतर और समानता को पहचानना जो है वो समानता कहलाता है, ठीक है। क्रम, क्रम से मतलब है आरोही क्रम अवरोही क्रम। बच्चा अब समझ जाता है कि आरोही क्रम जो है एक बढ़ते हुए क्रम निश्चित क्रम होते हैं और अवरोही क्रम में जो है घटते हुए क्रम में संख्या जाती है, ठीक है। बच्चा अभी इस पैटर्न को पहचानने लगता है। बच्चे से आप पूछोगे थी ये कौन से क्रम में लिखी है तो बच्चा बता देगा कि ये आरोही क्रम है बढ़ता हुआ क्रम, और इसको अवरोही क्रम की ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। बच्चे में जो है क्रम के गुण का विकास हो जाता है और इस अवस्था में जो बच्चा है ना अमूर्त चिंतन तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। सॉरी, कहने का मतलब है इस अवस्था के अंतिम अवस्था में मतलब तीसरी अवस्था की अंतिम अवस्था में जब बच्चा 10 या 11 वर्ष के आसपास आ चुका हो तो वो जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है और तार्किक चिंतन करने लगता है। तो ध्यान रखना ये पहले सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे की अमूर्त चिंतन जो है बच्चे का कब से शुरू होता है, कौन सी अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से या संक्रियात्मक अवस्था से या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो ज़्यादातर बच्चे जो इससे अगली अवस्था आने वाली अवस्था है ना औपचारिक अवस्था, उसमें वो उस ऑप्शन पर टिक करके आए थे, जबकि जो सही था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में है जो बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन 9 या 10 या 11 वर्ष के अंत के मतलब आते आते उसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत करना जो शुरू कर देता है अमूर्त चिंतन की तार्किक चिंतन की, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा वह सीख पाता है जो उसके सामने मूर्त चीजें हो, जिसको वो देख सकता हो, है ना, जिसको वो देख सकता हो उन चीजों को सीख सकता है। और अमूर्त चिंतन की या तार्किक चिंतन की इस अवस्था में शुरुआत हो, इस अवस्था के अंत में शुरुआत हो जाती है। अगली अवस्था है और आखिरी अवस्था है ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है 11 से 15 वर्ष तक। तो इसमें जो बच्चे में गुण होते हैं वे अमूर्त चिंतन में परिपक्व हो जाता है, तार्किक चिंतन में परिपक्व हो जाता है, परिपक्व का मतलब है निपुण हो जाता है, संज्ञानात्मक चिंतन का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे अमूर्त चिंतन में जो बच्चा अब है निर्मेय परमेशित करने लगेगा, कोनों का मान निकालने लगेगा, है ना, वस्तु ना होने पर भी जो उसका चिंतन कर ले वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो बच्चा यहाँ अब वस्तु ना होने पर भी उसका चिंतन उसकी कल्पना कर सकता है। तार्किक चिंतन, बच्चे के अंदर जो है तर्क शक्ति का विकास हो चुका है। बच्चा कौन को कितने भागों में और बांटा जा सकता है और कितने भागों में बांटना चाहिए ये चिंतन करना शुरू कर दे सकता है, तर्क करना शुरू कर सकता है ना।
तो इसमें जो है और बच्चा जो है संज्ञानात्मक चिंतन शुरू कर देता है। मतलब संज्ञानात्मक चिंतन से मतलब है बच्चा अब एक समस्या को एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से हल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। बच्चा अब एक समस्या को सिंपल तरीके से नहीं, नई नई तरीकों से हल करने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक चिंतन। इसमें जो है बच्चा जो है अपसारी चिंतन करता है। अपसारी चिंतन अनुमान लगाना सीख जाता है, निष्कर्ष निकालना सीख जाता है। तो अपसारी चिंतन भी जो होता है वो यही होता है कि किसी समस्या को एक तरह से हल ना करके अलग अलग तरह से हल करना अपसारी चिंतन कहलाता है। अगला है समस्या समाधान की क्षमता का विकास। बच्चा अब जो समस्या समाधान के चक्र मतलब क्रमवारी से जो है क्रमवारी चरणों से जो है समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है ना। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। बच्चे में जो है परिकल्पना मतलब कहने का मतलब है जो कल्पना बच्चा करता है उस कल्पना को सच बनाने की जो क्षमता होती है उसका विकास बच्चे में हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। ये जो चारों थी पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो चारों अवस्था थी ये यहाँ खत्म हुई। अब चलते हैं आगे कुछ और पॉइंट पे। जीन पियाजे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये उनमें से है और इनमें से जो क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं, है ना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन से मतलब है कि बच्चे की बुद्धि में जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विकसित होना, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन और तर्क शक्ति, ये सभी संगठित होकर किसी समस्या का हल करे, ये संगठन कहलाता है, ठीक है ना। बच्चे की बुद्धि में जो मतलब बच्चा जो अपनी बुद्धि से किसी समस्या को हल करता है तो वो तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक चिंतन शक्ति, स्मृति शक्ति, है ना, प्रत्यक्षीकरण, इन सब को एक साथ लेकर किसी समस्या को हल करता है। इसको बोलते हैं संगठन। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन को जो पियाजे ने दो भागों में बांटा है। पहला है इसमें आत्मनातीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मनातीकरण होता है एक तरह से कह सकते हैं कि सूचना को बच्चा अपने हिसाब से डालता है। आप जो है बच्चे को एक सवाल के कई उदाहरण दो, लेकिन बच्चा जो होगा किसी एक उदाहरण से ही सूत्र को जो है आत्मसात कर लेगा, उसको बोलते हैं आत्मनातीकरण। या फिर कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला है हमारा समायोजन। समायोजन जो होता है समायोजन कहलाता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोधाभास की स्थिति से एक नई जानकारी का जन्म हो, वो समायोजन कहलाता है। समझे भाई, दो आप मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण विरोध उत्पन्न हो, उस स्थिति में जो है एक नई जानकारी निकल कर आए, वह समायोजन है। जैसे पहले जो बच्चे ने कौवा देखा, फिर उसने देखा वह काला है, उसने देखा कोयल देखी, फिर उसने देखी वह भी काली है, ठीक है। अच्छा, उसके इन दोनों गुणों के कारण उसके अंदर जो है एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ठीक है। फिर उसने देखा उसने बच्चे ने जो है उन दोनों को एक साथ देखा और उनको उनकी आवाज के आधार पर दोनों में जो है उनने अंतर कर लिया बच्चे ने कि ये कौवा है, ये कोयल है ना। अब ये एक नहीं है। पहले बच्चे में विरोधाभास हो रहा था कि दोनों काले रंग के हैं तो दोनों एक ही पक्षी है, नहीं, लेकिन अब उसने आवाज में अंतर के द्वारा पता कर लिया कि ये पक्षी अलग अलग है ना। इससे जो है विरोधाभास हुआ बच्चे की जानकारी में, एक नई जानकारी निकल कर आई कि ये दोनों पक्षी अलग अलग है। भाई दोनों काले रंग के हैं तो बच्चे में यहाँ विचारों में बच्चों की विरोधाभास हुआ ना कि दोनों काले रंग के हैं, पर ये है क्या, आवाज इनकी अलग अलग है, तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। लेकिन आवाज के दो अंतर करने मतलब आवाज के कारण जो बच्चे ने दोनों पक्षियों में अंतर कर लिया, अब उसे समझ में आ गया ये पक्षी अलग है, ये पक्षी अलग है, तो उसमें एक नई जानकारी और बढ़ गई, नई जानकारी का विकास हुआ। इसको बोलते हैं समायोजन। अब जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पियाजे के 3 वर्ड्स हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा, समावेशन, साम्यकरण। स्कीमा होता है कि बच्चा जो होता है ना, कोई भी जानकारी को, अपनी जो सूचनाओं को है ना, वो दिमाग के अलग अलग खानों में व्यवस्थित क्रम में रखता है, ठीक है ना। इसको स्कीमा कहलाते हैं। जैसे बच्चा जो है केवल योजना को समझता ही नहीं है, बल्कि जो है उसकी अलग अलग सूचनाओं को दिमाग के जो खाने हुए हैं उसमें अलग अलग खानों में रख लेता है ना, उसकी जो व्यवस्थित ढंग से रख लेता है, उसको स्कीमा कहते हैं।
समावेशन। समावेशन को जो है सम्मिलन भी बोलते हैं। और इसमें जो है बच्चा जो है अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता है लगातार। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पुरानी जानकारियों में नई जानकारियां लगातार जोड़ते रहना समावेशन कहलाता है। जैसे पहले बच्चे ने कौवा देखा वो काला है, उसकी चोंच है और वो काऊ काऊ करता है, तो कौवों के बारे में वो जानकारी जुटाता जा रहा है लगातार, तो इसको बोलते हैं समावेशन। अब अगला और लास्ट है साम्यकरण। साम्यकरण का मतलब होता है कि जब बच्चे की जानकारी व्यवस्थित ढंग की हो चुकी हो, नई जानकारी और पुरानी जानकारी में कोई विरोधाभास ना हो, उसकी सारी जानकारी संतुलन में हो और व्यवस्थित क्रम में हो, है ना, इसी को साम्यकरण बोलते हैं। ठीक है, आज ये प्याजे का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, अगली क्लास जो है हम कल इसी टाइम शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।